वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं एंट्री टेस्ट का यूनिट 1 लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद जो आती है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किन चीज़ों से बनी होती है, जरा देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट्स। सेल मेम्ब्रेन के 3 बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर हम देखें पहला तो वो हमारे पास है लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं वो 20 to 40% सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लिपिड्स 20 to 40% पाए जाते हैं ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये जो लिपिड्स हैं जो कि 20 to 40% मौजूद हैं, ये लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स और कुछ कोलेस्ट्रॉल, मोस्ट ऑफ देम आर फॉस्फोलिपिड्स, और कुछ इनमें से कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में पाया जाता है। इनका अब रोल क्या है? चाहे ये फॉस्फोलिपिड्स हैं चाहे ये कोलेस्ट्रॉल है, इनका क्या रोल होता है बेटा? दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू मेम्ब्रेन। दे आर रिस्पांसिबल फॉर द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन को ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर देते हैं। मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर होती है वो इनकी वजह से होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये पूछा भी गया है, द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज ड्यू टू फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड कंटेंट की वजह से ही आपका फ्लूइडिटी आती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके पास वो हमारे पास है जी प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये 60 to 80% सेल मेम्ब्रेन का कंसिस्ट होती है, कंपोनेंट होती है। अब ये प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है ये मोस्ट ऑफ देम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में हम लोग इन्हें कौन सी प्रोटीन्स कहते हैं? इनमें से कुछ प्रोटीन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर मौजूद होती है। कुछ को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो जस्ट आउटर साइड पर मौजूद होती है। और कुछ को हम लोग कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इनमें से कुछ प्रोटीन्स होती हैं कैरियर और कुछ को हम लोग कहते हैं चैनल प्रोटीन्स। कैरियर जो होती है हमारे पास, कैरियर में हमारे पास आ जाते हैं कुछ पंप्स, सोडियम पोटेशियम पंप हमारे पास है जैसे, और चैनल्स में हमारे पास आ जाते हैं गेट्स, सोडियम गेट है, पोटेशियम गेट है, वगैरह वगैरह बेटा। तो ये हमारे पास प्रोटीन का कंटेंट है, मींस प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट कर रही है। तीसरा जो हमारे पास कंटेंट होता है इंपॉर्टेंट कंटेंट, वो हमारे पास कंटेंट है बेटा, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। वो किसका है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स इन्हीं लिपिड्स के साथ मिलते हैं, इन्हीं कार्बोप्रोटीन्स के साथ मिलते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स है इनका बुनियादी तौर पर रोल किस चीज में होता है? सेल सिग्नलिंग। इनका बुनियादी तौर पर रोल किस चीज में? सेल सिग्नलिंग में रोल है। अब ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन इन चीजों से बनी होती है और उन चीजों का फर्दर ये रोल होता है। आइए अब जरा देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? तो बेटा सेल मेम्ब्रेन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 मॉडल हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर द 2 मॉडल, वन इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो एक है हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के लिपिड बाइलेयर, कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। मींस लेट्स सपोज दिस इज प्रोटीन लेयर, बेटा ये जो हमारे पास है ये लिपिड्स की बाइलेयर है। एक लिपिड की लेयर ये है और एक लिपिड की लेयर ये है। दिस इज व्हाट वी कॉल लिपिड बाइलेयर। और ये कौन से लिपिड्स हैं? फॉस्फोलिपिड। उसके बाद जो ऊपर हमारे पास मौजूद है वो प्रोटीन्स।
दीज आर प्रोटीन सबयूनिट। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये एक प्रोटीन की लेयर है, एक ये प्रोटीन की लेयर है। तो लिपिड बायलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। दो प्रोटीन लेयर के दरमियान में लिपिड बायलेयर क्या है? सैंडविच्ड है। दिस इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसी तरह का एक और हमारे पास मॉडल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या कहता है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहता है देयर इज द कंटीन्यूअस बायलेयर ऑफ लिपिड। So according to fluid mosaic model there is continuous bilayer of lipids। बायलिपिड्स की जो बायलेयर है वो कंटीन्यूअस है। उस कंटीन्यूअस लिपिड की बायलेयर के अंदर हमारे पास कहीं कहीं ये क्या मौजूद है? दीज आर व्हाट वी कॉल, देखिए जी हमारे पास लिपिड बायलेयर है, ये भी क्या है? फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें टेल फेसिंग ईच अदर, ऐसी है, हेड ऑपोजिट साइड पर मौजूद है, टेल फेसिंग। उसके बाद इस कंटीन्यूअस बायलेयर की लिपिड में बेटा हमारे पास लिपिड्स की बायलेयर में ये हमारे पास क्या मौजूद है? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद है। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन, मींस इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगी। ये प्रोटीन हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो इनर साइड पर मौजूद है, और ये प्रोटीन हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पर मौजूद है। तो ये हमारे पास किसका मॉडल है? ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। दिस इज अकॉर्डिंग टू फ्लूइड। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों कहते हैं? बेटा इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड, सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड है। क्यों? ड्यू टू लिपिड बायलेयर, ड्यू टू फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड की तरह है, लिक्विड की तरह है। इसीलिए अगर आप सेल मेम्ब्रेन के साथ सपोर्ट, शेप, प्रोटेक्शन या इस तरह का कोई वर्ड जोड़ते हैं तो बेटा ये बिल्कुल गलत है, ये किसी तौर पर ठीक नहीं हो सकता। सेल मेम्ब्रेन कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है, सेल मेम्ब्रेन किसी तरह से शेप मेंटेन नहीं करती है, सेल मेम्ब्रेन किसी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करती है। जस्ट ये बेटा एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है? ड्यू टू लिपिड बायलेयर सेल मेम्ब्रेन इज द फ्लूइड। तो बेटा ये हमारे पास है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सॉरी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ये हमारे पास, और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को ही मोस्ट ससेप्टेबल मॉडल समझा जाता है। आइए अब जरा देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ चीजों को गुजरने देती है और कुछ चीजों को गुजरने से रोक देती है, ठीक है। दूसरा इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड चीजों को गुजरने दे। जब ये कुछ सिलेक्टेड चीजों को गुजरने दे और कुछ चीजों को जो सिलेक्टेड जिनको ये गुजरने नहीं दे सकती है तो उनको ना गुजरने, तो बेटा सिलेक्टेड चीजों को क्यों ये गुजरने देती है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। तीसरा इसका नाम है डिफरेंशियली परमिएबल। अब डिफरेंशियली परमिएबल इसको क्यों कहते हैं बेटा? डिफरेंशियली परमिएबल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटी चीजों को या वो जो नॉन पोलर चीजें होती हैं या जो इससे रेलेवेंट चीजें होती हैं उनको इजीली गुजरने, स्मॉल साइज की बुनियाद पर जब ये चीजों को पास आउट या गुजरने देती है तो उस बुनियाद पर हम लोग इसको कहते हैं ये डिफरेंशियली परमिएबल है। तो ये सिलेक्टिवली भी है, सेमी भी है और डिफरेंशियली परमिएबल भी है। उसके बाद ये क्या करती है बेटा? इसमें से बेटा नर्व इंपल्स भी पास करती है। नर्व इंपल्स की भी ये ट्रांसपोर्ट करती है, नर्व इंपल्स भी सेल मेम्ब्रेन से ही पास करती है। और ये क्या करती है बेटा? और ये रेगुलेशन ऑफ मटेरियल्स। अब रेगुलेशन ऑफ मटेरियल्स कैसे? कुछ चीजें हैं जो सेल मेम्ब्रेन से इजीली पासेबल होती हैं और कुछ चीजें हैं जो डिफिकल्ट टू पास होती हैं। आइए जरा देखते हैं कि वो जो इजी टू पास है वो कौन सी है। वो हमारे पास है जी जिनका साइज स्मॉल है, जो नॉन पोलर है या जो नॉन आयोनिक है, जो आयोनिक नहीं है, या जिन्हें आप लोग कह सकते हैं जो हाइड्रोफोबिक है।
These are easy to pass through lipid bilayers, cell membranes. तो बेटा जो डिफिकल्ट है उनको देखते हैं जरा, कुछ है जो कि डिफिकल्ट है, बस आसानी से नहीं गुजर सकती, तो वो कौन सी है? वो ऑब्वियस सी बात है इनसे रिवर्स, जिनका साइज बड़ा है, लार्ज साइज। फिर इससे आगे जो पोलर है, जिनके ऊपर चार्ज होता है, ये आयोनिक है, या जो हाइड्रोफिलिक होती हैं। अब यही एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज इजी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स, जिसका साइज छोटा है, या जिसका बेटा जो कि नॉन पोलर है, या जो नॉन आयोनिक है, या जो हाइड्रोफोबिक है, और ऑल ऑफ दिस। सो एग्जैक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो यही आपके पास एमसीक्यूज है जो अब इससे रेलेवेंट, इससे हटके भी वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मींस वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में भी इन्वॉल्व है। वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में कैसे इन्वॉल्व है, आज जब जरा देखते हैं कि और फर्दर किससे ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है बेटा। तो सेल मेम्ब्रेन है एक, तो ये परफॉर्म करती है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट कहां से कहां हो रही है। तीसरा हम लोग देखेंगे एनर्जी, आया कि एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं हो रही। तो तीन टेबुलर फॉर्म इसको हम लोग देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास सबसे पहले है, जिसे हम लोग मोस्टली एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास होता है डिफ्यूजन। हमारे पास क्या होता है जी? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डिफ्यूजन में सॉल्यूट जो होता है ना, सॉल्यूट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, और इसमें चीजें अपने ज्यादा इर्तिका से किस तरफ जाती हैं? कम इर्तिका की तरफ, फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ज्यादा से वो कहां पर जाती है? कम की तरफ। मींस आप लोग क्या कह सकते हैं, एक और वर्ड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहेंगे बेटा आप लोग? टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती हैं चीजें। एक और वर्ड यहां पे इसका इस्तेमाल यूज रख लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी सेपरेट पूछा जाता है। टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब चीजें टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रही होंगी तो आप कहेंगे कि वो हायर से लोअर की तरफ जा रही हैं, सेल ज्यादा से कम की तरफ जा रही है, इसे कहते हैं टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ओस्मोसिस, सॉरी, डिफ्यूजन में क्या है? सॉल्यूट्स या चीजें अपने ज्यादा इर्तिका से कम की तरफ मूव करती हैं, टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती हैं बेटा। और इस दौरान कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है, नो यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इस्तेमाल नहीं हुई है। इसी तरह हमारे पास होता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, और हमारे पास है जी ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का वर्ड किस लिए इस्तेमाल करता है? पानी, और पानी हमेशा सॉल्वेंट होता है बेटा। वाटर के मॉलिक्यूल्स का, यानी कि सॉल्वेंट का अपने ज्यादा इर्तिका से कम की तरफ जाना क्या कहलाता है? फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, अपने ज्यादा तादाद वाले इलाके से लोअर की तरफ जाना क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है हमारे पास ओस्मोसिस। और क्योंकि यहां पर भी वो अपनी ज्यादा इर्तिका से कम की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पर भी कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है, नो कंजप्शन ऑफ एनर्जी। यहां पर भी आप लोग कह सकते हैं कि बेटा वो कहां से? टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर सकते हैं। और यहां पर भी एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, वो ये कि वाटर मूव कर रहा होता है केमिकली, अगर हम लोग टेक्निकली डिफाइन करें तो बेटा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। कहां से कहां मेरे बच्चों? हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, और इस दौरान भी कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है। तो ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है बेटा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहली जो चीज है हमारे पास वो होती है जी कैरियर फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस कैरियर फैसिलिटेटेड में क्या होगा? मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ी थी, ट्रांस मेम्ब्रेन्स पढ़ी थी, उन ट्रांस मेम्ब्रेन्स के थ्रू चीजें अपने कम इर्तिका से ज्यादा की तरफ जाएंगी। अपने कम इर्तिका मींस आयोनिक मूवमेंट्स होगी या पोलर चार्ज की मूवमेंट्स होगी, वो कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे। तो बेटा वो किसके थ्रू जाते हैं? वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू जाते हैं। तो फिर यहां पर चीजें कहां से कहां मूव कर रही हैं? लोअर टू हायर।
मीन्स आप अब यहां पर कह सकते हैं कि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रही हैं। कहां मूव कर रही हैं बेटा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगी तो यहां पर ऑब्वियस बात है एनर्जी इस्तेमाल होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इसी तरह कैरियर फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, जैसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। कैरियर फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोस्ट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर भी उसी ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू ही चीजें मूव करेंगी, लेकिन वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव नहीं करेंगी, वो है टुवर्ड्स कंसंट्रेशन। जैसा सोडियम गेट था, पोटाशियम गेट था, जैसे सोडियम गेट खुलता था तो ज्यादा मिकदार वाले सोडियम फौरन से अंदर आ जाते थे। तो बेटा इसमें भी चीजें कहां से कहां मूव कर रही हैं? ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रही हैं, मींस हायर टू लोअर की तरफ जा रही हैं। पैसिव में कहां जा रही है बेटा? हायर टू लोअर की तरफ जा रही है, और इस दौरान भी कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आम डिफ्यूजन से डिफरेंस कैसे है? आम डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं थी, जबकि इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू चीजें मूव कर रही हैं ज्यादा से कम की तरफ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैरियर फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन, या इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो इनमें से कोई भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसी तरह अब हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास एक और प्रोसेस भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होती है? ये चीजें सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड इनसाइड पर होती है, और इस दौरान चीजें सेल के अंदर मूव करती हैं। फूड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स सेल के अंदर मूव करते हैं। अब आप यहां पर कंसंट्रेशन का नहीं कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन वो ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है या कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। यहां पर कंसंट्रेशन वेकेंट रहेगी। आप ये नहीं बता रहे हैं कि बाहर फूड ज्यादा है अंदर कम है इसलिए आ रहा है, या अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा और बाहर कम है। नो, आप कंसंट्रेशन यहां पर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर हायर टू लोअर वाला पोर्शन आप खाली रखेंगे। इस वजह से एंडोसाइटोसिस हो या एक्सोसाइटोसिस हो, उसमें एनर्जी जरूर इस्तेमाल होती है। वो हमेशा कौन से प्रोसेस हैं? एक्टिव प्रोसेस हैं। हमेशा वो किस कैटेगरी में आएंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएंगे। और एनर्जी किस फॉर्म में इस्तेमाल होती है बेटा? एटीपी की फॉर्म में। और इस एंडोसाइटोसिस के दौरान एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे आप लोग, मेम्ब्रेन लॉस होता है। देयर इज मेम्ब्रेन लॉस। क्या कहेंगे आप लोग? देयर इज मेम्ब्रेन लॉस। ये कह रहा था एमसीक्यूज, मेम्ब्रेन लॉस, ठीक है मेरे बच्चों। और इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? उसको आप लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसमें भी आप कंसंट्रेशन में यहां पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि आया वो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है या ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। बस ये कहते हैं कि चीजें जब सेल से बाहर जाती हैं, चाहे वो वेस्ट है, जब वो बाहर जाती हैं तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें भी कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, आप लोग बता नहीं सकते हैं। जबकि इस प्रोसेस में भी क्या इस्तेमाल होती है? एनर्जी इस्तेमाल होती है। और इस दौरान ये वाली जो मेम्ब्रेन लॉस हुई थी, इस मेम्ब्रेन को रीगेन किया जाता है। तो यहां पर आप लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन रीगेन। तो बेटा ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसका हर एक फंक्शन आपका पास्ट पेपर में एमकेट में ये एमसीक्यूज पूछे हुए हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।